स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। साथ ही साथ रोज़ 8 बजे स्टार बैच की क्लासेस कर रहे होंगे और प्रॉपर नोट्स मेकिंग भी साथ ही साथ चल रही होगी, क्योंकि एग्जाम टाइम में आप पे रिवीजन करने को आपका नोट्स जो होता है वो बेस्ट मटेरियल होता है। तो नोट्स मेकिंग करते रहें। ये ज्योमेट्री का लास्ट टॉपिक है, यानी कि हम लास्ट टॉपिक क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे थे और क्वाड्रिलेटरल में लास्ट में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बचा रह गया था, जो मैंने सोचा था कि क्वेश्चन के साथ कराऊंगा। लेकिन फिर मैंने देखा कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में कई सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो सारी चीज़ें एक साथ अगर कर दूंगा तो आप समझ रहे हो, मतलब थोड़ा लोचा हो जाएगा। लोचा इन द सेंस कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक साथ कराने पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जैसा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे मिस हो सकता है। ठीक है, तो इसको इसी वजह से अलग बनाया जा रहा है। इस वीडियो में हम केवल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल करने वाले हैं और ये एसएससी के किसी भी एग्जाम, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो या सीजीएल मेंस हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा, या जिस भी एग्जाम में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पूछा जाता है उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और इस वीडियो के बाद आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल रिलेटेड थ्योरम्स, कोई कॉन्सेप्ट, कुछ भी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए। ये क्लास नंबर 23 होगी और ख़त्म हो रही है। मैंने कोशिश करी थी कि 20 क्लास में ख़त्म हो जाए, लेकिन क्वेश्चंस ज़्यादा करवाने थे और कई सारी प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा करवाने पड़े और मैं सोच भी रहा था कि क्वेश्चन जितने हो पाएंगे उतने करवा दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन अगर आपको करवाया रहता हूँ तो मुझे एक वो रहता है कि हाँ, आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन कैसे करना है ये भी आता है। ठीक है, तो चलो हेडिंग डाल दो, चक्रीय चतुर्भुज यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और फिर हम स्टार्ट करते हैं और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। उसके बाद क्वेश्चंस को कुछ बजाएंगे इस पे बेस्ड। ठीक है, और जो भी आपको डराया जाता है कि ये थ्योरम पढ़ लो, ब्रह्मगुप्तास थ्योरम पढ़ लो, टॉलमी थ्योरम पढ़ लो, ये थ्योरम वो थ्योरम के नाम से फलाना डिमका कोर्स लॉन्च किए जाते हैं, वो सारी थ्योरम इसमें कवर होंगी। ठीक है, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कंप्लीट पैकेज होगा। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना और चैनल पे नए होना सब्सक्राइब कर देना। पीडीएफ आपको जब पूरा क्वाड्रिलेटरल खत्म हो जाएगा, यानी क्वेश्चन सहित आपको करवा दूंगा, उसके बाद आपको पीडीएफ आंसर के साथ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सारे लोगों को एक बार हैप्पी रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सबको जय हिंद, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो सारे लोग एक बार जय हिंद लिख के अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे और फिर हम स्टार्ट करते हैं। सबको जय हिंद, सभी मुन्ना मुन्नियों, लल्ला लल्लियों को, मेरे प्यारे भाइयों बहनों को, सभी देशवासियों को, सबको जय हिंद। तो चलो स्टार्ट करते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जितना देखने में आसान है, जितना देखने में आपको लगता है, उससे कहीं ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से, यानी कि परिभाषा से। परिभाषा क्या है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। आप सबसे पहले देखो, डेफिनेशन में मैंने क्लियरली लिख दिया है, ये 4 साइडेड पॉलीगॉन। 4 साइडेड पॉलीगॉन क्या हो जाता है, क्वाड्रिलेटरल, यानी एक क्वाड्रिलेटरल। यहाँ 4 साइडेड पॉलीगॉन लिखे या क्वाड्रिलेटरल लिखे, क्योंकि 4 साइडेड पॉलीगॉन को ही हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। यानी एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो इंस्क्राइब्ड हो किसी सर्कल में, उसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। यानी कि एक ऐसा चतुर्भुज जो किसी वृत्त के अंदर स्थित हो। वृत्त के अंदर स्थित होने का मतलब कि उसके चारों शीर्ष वृत्त पे लाई करें। वृत्त पे लाई करने का मतलब कि मान लो कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम ले रहे हैं, ये मान लो कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है आपका, मान लो ये कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसके चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पे लाई करने चाहिए। वृत्त के परिधि पे लाई करने का मतलब कि वृत्त के जो इसके चारों शीर्ष हैं यानी वर्टिसेस हैं, वो किस पे लाई कर रहे हैं, वृत्त के परिधि पे लाई कर रहे हैं। और अगर 2 या 2 से ज़्यादा बिंदु एक ही वृत्त पे लाई करें, यानी कि 2 से ज़्यादा बिंदु अगर एक ही वृत्त पे लाई करें, यानी इफ मोर देन 2 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम सर्कल, तो उनको हम क्या कहते हैं, कनसाइक्लिक कहते हैं। कनसाइक्लिक यानी कि चक्रीय बिंदु कहते हैं। कनसाइक्लिक मतलब चक्रीय बिंदु कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी शीर्ष कनसाइक्लिक हो, यानी एक ही वृत्त पे स्थित हो, उसको हम क्या कह देंगे, चक्रीय चतुर्भुज कह देंगे। अच्छा, अब कुछ लोग कहेंगे कि भैया एक बात बताओ कि ये 4 साइडेड पॉलीगॉन इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। इंस्क्राइब्ड का मतलब होता है कि क्या ये, अगर मैं ऐसे ड्रा कर दूं, एक वृत्त ड्रा करूं और उसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल ऐसे ड्रा कर दूं, तो क्या ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा? नहीं। मैंने परिभाषा में क्या बताया कि जो चारों शीर्ष होने चाहिए, यानी ऑल 4 वर्टिसेस, चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पे लाई करें, यानी कि कहाँ लाई करें, कहाँ पे पड़े, वृत्त की परिधि पे, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल पे लाई करें, तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। यानी ABCD तब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा जब ए के चारों शीर्ष देखो वृत्त पे लाई कर रहे हैं, वृत्त पे लाई कर रहे हैं, यानी वृत्त पे ही पड़ रहे हैं। तो ये क्या हो गया, चक्रीय चतुर्भुज हो गया। तो यहाँ पे इसी वजह से मैंने लिख दिया कि ये 4 साइडेड पॉलीगॉन, या इसकी एक डिफिनीशन बनेगी, ये क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि 4 साइडेड
पॉलीगॉन होता है क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, यानी कि एक ऐसा चतुर्भुज जो किसी वृत्त में बना हो उसको हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। लिख लो, ये क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, यानी चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। इसके चारों शीर्ष एक वृत्तीय होते हैं या चारों शीर्ष चक्रीय होते हैं। चक्रीय मतलब एक वृत्तीय, मतलब एक ही वृत्त पे लाई करें। अगर चार मतलब 3 या 3 से अधिक बिंदु, मान लो ABC की बात करें, ABC क्या हो जाएंगे, कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स हो जाएंगे, यानी एक ही साइकिल पे, एक ही सर्कल पे लाई करेंगे। बोलो क्लियर हुआ। यानी हम कहें कि चारों शीर्ष किसी क्वाड्रिलेटरल के अगर वृत्त के परिधि पे लाई कर गए तो व्हाट काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल दैट विल बी, वो क्या होगा, आप कहेंगे वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। बोलो क्लियर है इतना, डिफिनीशन समझ में आ गई लल्ला लोग। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, आंख बंद करके एक बार मेरे साथ दोहराएंगे कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है, यानी कि चक्रीय चतुर्भुज एक ऐसा चक्रीय चतुर्भुज होता है जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पे लाई करते हैं, whose all 4 vertices lie on the same circle। बोलो क्लियर, डिफिनीशन से क्लियर हुआ। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इतना तो है नहीं कि बस खत्म हो गया। तो अब स्टार्ट करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। तो डिफिनीशन आई थिंक सबको क्लियर हो गई होगी और सबने ये चीज़ें नोट भी कर ली होंगी। बोलो क्लियर है, डिफिनीशन सबको समझ में आ गई, परिभाषा सबको समझ में आ गई। ओके चलो अब हम प्रॉपर्टीज पे पहुंचते हैं। देखिएगा पहली प्रॉपर्टी में मैंने लिखा मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल यानी कि अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, लेट अस ड्रा अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फर्स्ट। पहले हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ड्रा करें। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मैंने बना लिया ABCD, बन गया नहीं, अभी तो बन ही रहा है। ABCD साथ साथ आप लोग बनाएंगे, नोट्स मेकिंग बाद में ना किया करो, साथ साथ कर लिया करो। कई लोग कहेंगे तेज बोलते हो, हाँ मैं तेज बोलता हूँ। तेज बोलने का मतलब होता है कि आपकी स्पीड यहीं से तेज होगी। कहा गया मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल कैसे मिलेगा, अगर हम किसी साइड को बढ़ा दें, किसी साइड को बढ़ा दें तो एक एक्सटीरियर एंगल मिल जाता है, यानी ये एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होगा, यानी इसके बराबर होगा। यानी इफ वी कंसीडर दिस एक्सटीरियर एंगल एज थीटा देन वी विल से दैट कि अपोजिट इंटीरियर एंगल भी थीटा हो जाएगा। बोलो क्लियर है। हमने कोई बाह्य कोण लिया, यानी कि यह बाह्य कोण ले लिया। बाह्य कोण कैसे मिलता है, हाउ कैन वी गेट एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। अगर हम उस किसी एक साइड को प्रोड्यूस कर दें, यानी इफ वी प्रोड्यूस अ साइड, तो हमें क्या मिल जाता है, एक्सटीरियर एंगल मिल जाता है। यानी इफ यू हैव टू फाइंड एन एक्सटीरियर एंगल देन व्हाट इज द प्रोसेस टू फाइंड एन एक्सटीरियर एंगल। प्रोसेस क्या है, आप कहेंगे कि एक साइड को बढ़ा देंगे तो जो साइड और बढ़ी हुई साइड के बीच में, मतलब जो एक साइड होगी और बढ़ी हुई साइड के बीच का जो कोण बनेगा वो एक्सटीरियर एंगल होगा। एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होगा, यानी कि सम्मुख आंतरिक कोण के बराबर होगा। लिख लो, आपने कहा अगर ये 40 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, अपने आप 40 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं कहूँ ये वाला 90 है तो ये वाला अपने आप कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। पहली प्रॉपर्टी हमारी है कि क्या है प्रॉपर्टी, मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज अपोजिट टू इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, यानी कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। बस इतना सा लिखना था। यानी आप ऐसे लिखो, अगर AB को बढ़ाया गया है D तक तो आप लिख लो एंगल CBD बराबर हो जाएगा किसके, एंगल ADC के। इतना सा कॉन्सेप्ट था, ये वाला कॉन्सेप्ट बस इतना कहना चाह रहे हैं। बोलो क्लियर हो गया, सबको क्लियर हुआ। ठीक है, ठीक है, बहुत ही सुंदर है लला, बहुत ज़्यादा सुंदर है। चलो अगली प्रॉपर्टी जो सबकी बड़ी प्रिय है कि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री मतलब कि सम ऑफ एंगल्स 180 होता है। अब सप्लीमेंट्री की हिंदी में मैंने लाइन एंड एंगल में कंफ्यूज होकर पता नहीं क्या बोल दिया था, संपूरक पूरक में कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं। तो मैं सप्लीमेंट्री जानता हूँ, सप्लीमेंट्री 180 होता है और कॉम्प्लीमेंट्री 90 होता है। तो अब आप देख लीजिएगा 180 वाले को हिंदी में क्या कहते हैं। मैं कंफ्यूज होके गलत नहीं पढ़ाना चाहता, क्योंकि कुछ लोग वही क्रॉप करके कहते हैं ये देखो मैथ पढ़ा रहा है, इसको सप्लीमेंट्री और मैं मान लो कह दूँ सप्लीमेंट्री को संपूरक समझ के 180 बता दूं। अब आप लोग क्या काम करेंगे, उसका स्क्रीनशॉट लेंगे, अब आप कहेंगे कि ये संपूरक को 180 बता रहा है। तो ऐसा नहीं है, हम सप्लीमेंट्री मतलब कि 180 होता है। सप्लीमेंट्री दो एंगल तब होंगे जब A और B का योग 180 अंश हो, तो उसको सप्लीमेंट्री कहते हैं। हिंदी में देख लेना भैया, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता। तो अगली प्रॉपर्टी लिखो, अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यानी कि विपरीत कोण सप्लीमेंट्री होता है। मैंने कहा ये कैसे होता है, क्यों होता है, कभी पूछा किसी टीचर से? नहीं पूछा, क्योंकि आपकी हिम्मत भी नहीं हुई और ना टीचर बताना चाह रहा था।
क्योंकि बताएंगे तो आपको स्पेशल बैच के नाम पे क्या बेचेंगे, ठीक है। खैर हमें कोई मतलब नहीं है, हमें एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ड्रा करना है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कैसे भी बनाओ, जरूरी नहीं आयत बने, कुछ भी बना सकते हो। हमने कहा एक्सटीरियर एंगल ड्रा कर दो। आपने कहा एक्सटीरियर एंगल कैसे ड्रा होगा, अगर मैं साइड ए बी सी डी ले लूँ, मतलब इसको क्वाड्रिलेटरल को ए बी सी डी ले लूँ, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ले लूँ, बी ए साइड को ई तक बढ़ा दूँ। अच्छा पीछे मैंने जब बढ़ाया था तो डी ले लिया था, आप उसको डी ना लेके आप उसको क्या लेंगे, ई ले लेना। डी की जगह पे जहाँ पे साइड बढ़ाया था वहाँ पे ई ले लेना, ठीक है। मैंने बढ़ा के गलती कर दी थी, ठीक है। तो आप देखो, आपने कहा वहाँ पे जहाँ पे मैंने बढ़ाया था, देखो ऐसे करके मैंने बढ़ाया था, शायद ऐसे करके बढ़ाया था जहाँ पे एक्सटीरियर एंगल पढ़ाते टाइम, ये मान लो ए बी सी डी था, एक मिनट सी डी, तो यहाँ पे डी ही ले लिया था, यहाँ पे ई ले लेना, ठीक है। यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है, ठीक है। यानी डी सी ई बराबर हो जाएगा डी ए बी के, ठीक है। तो ऐसा कंफ्यूज ना होना, वहाँ पे मेरे मुंह से गलती से निकल गई, ठीक है। तो देखो कहा गया कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमने एक ले लिया ए बी सी डी, ठीक है। हमसे कहा गया अपोजिट एंगल जो होंगे वो सप्लीमेंट्री होंगे, यानी हम इनके हिसाब से बी और डी अपोजिट एंगल होंगे, तो इन दोनों का योग 180 होना चाहिए। बी और डी 180 होना चाहिए। दूसरी चीज हमारा क्या होना चाहिए, ये मिटा दूं नहीं तो आप लोग उस पर भी नाटक करोगे। बी और डी और ए और सी ना 180 होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो क्यों होता है ये भी जान लो, क्यों होता है। देखो अभी हमने पढ़ा कि अगर हम कोई एक्सटीरियर एंगल ड्रा करें, यानी ये वाला एंगल, तो ये अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। यानी कि हमें पता है कि एंगल डी ए ई जो है वो बराबर है किसके, एंगल सी के। एंगल सी अगर हम इसको कहते हैं तो एंगल सी के बराबर है। बोलो क्लियर है। आपको पता है कि अगर ई ए बी टोटल एंगल की बात करें, यानी एंगल ई ए बी कितना है, कोण ई ए बी कितना है, 180 डिग्री है। ई ए बी को दो टुकड़ों में हम तोड़ सकते हैं, एक तो लिख सकते हैं एंगल डी ए ई और प्लस एक लिख सकते हैं एंगल डी ए बी, लिख सकते हैं। यानी कि ये दोनों का योग 180 अंश हो गया। आपने कहा डी ए ई के जगह पे हम एंगल सी लिख सकते हैं, मैंने कहा बिल्कुल। और प्लस डी ए बी के, जैसे इसको डी सी बी को सी लिखा वैसे डी ए बी को, इस कोण को, इस वाले कोण को, देखो इस वाले कोण को मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल ए लिख सकता हूँ। तो मैंने कहा एंगल ए लिख दो, क्या ही दिक्कत है, एंगल सी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 आ गया। यानी हम कह सकते हैं कि अगर ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है लला, तो एंगल ए प्लस एंगल सी क्या होगा, 180 अंश होगा। बोलो क्लियर है। तो ये वाला प्रूव हो गया। ऐसे बी प्लस डी आप प्रूव कर लेना, एक कोई एंगल चाहे ये वाला एक्सटीरियर ले लेना, चाहे ये वाला एक्सटीरियर ले लेना, और आप ऐसे सेम प्रोसेस अप्लाई करोगे, आपका आ जाएगा कि ए और सी का योग भी 180 अंश होता है, बी और डी का भी योग 180 अंश होता है। यानी आप कहेंगे कि अपोजिट एंगल जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के होते हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। बहुत नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सहज शब्दों में मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, और आपको समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। बोलो क्लियर हुआ। ये अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री क्यों होते हैं, समझ आ गया, बहुत ही सुंदर है। ये प्रॉपर्टी आपको पता थी, लेकिन ये कैसे होता है ये भी पता होना बहुत जरूरी है। इसी वजह से मैं सबको बताता हूँ कि कोई भी प्रॉपर्टी, ज्योमेट्री की कोई भी प्रॉपर्टी हो तो उसको ये जानो होता कैसे है, क्योंकि कई बार क्या होता है हम प्रॉपर्टी भूल जाते हैं तो डिराइव करना पड़ता है। मेरे साथ तो अक्सर होता है, जब मैं एग्जाम देने जाता हूँ, मैं बताऊँ आपको, बहुत सारे फॉर्मूले मैं भूला रहता हूँ, ठीक है। अगर प्रैक्टिस होती है तो भी ठीक है। जैसे सीजन 19 का मेंस देने गया, मैं बहुत सारे फॉर्मूले भूल गया था, डायरेक्ट फॉर्मूले, ट्रिक व्रिक, तो मैं बेसिक पता है मुझे कहाँ से होता है, तो मैं उसी से डिराइव कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा कुछ लोग कहेंगे डिराइव करने में टाइम नहीं लगता, इसी वजह से तुम्हारे भाई ने स्पीड बना रखी है। इतनी स्पीड है कि जितने में तुम्हारे जो सबसे ज़्यादा ट्रिक बताने वाले टीचर करते हैं, उनके आधे समय में मैंने मेंस का पेपर 3 बार किया, ठीक है। तो बेसिक अगर आपका स्ट्रांग रहेगा, प्रैक्टिस अच्छी करोगे, तो कैसा भी लड़का हो, नॉन मैथ बैकग्राउंड का या मैथ बैकग्राउंड का, क्योंकि जो पैदा होता है, जब मैं पैदा हुआ था या जब आप पैदा हुए थे, तो ना आप मैथ बैकग्राउंड से थे ना मैं मैथ बैकग्राउंड से था। मैंने मैथ पे मेहनत करी, मेरा मैथ मजबूत है, आपने इंग्लिश पे करी, आपकी इंग्लिश मजबूत है, ठीक है। तो ये चीज़ समझना होगा, जो जिस पे ज़्यादा मेहनत करेगा तैयारी के दौरान वो वैसा ही परफॉर्म करेगा। बोलो ये क्लियर हो। अब मैं अगर कह दूँ कि एंगल
ये वाला 120 अंश है तो सामने वाला कितना हो जाएगा, आप कहेंगे अपने आप 60 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का योग 180 होना चाहिए। ऐसे मैं कहूँ ये वाला एंगल अगर 30 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल का योग 180 होता है। इस पर बेस्ड कॉन्सेप्ट काफ़ी सारा पूछा जाएगा, लेकिन डायरेक्ट यही चीज़ नहीं पूछ ली जाएगी। हालांकि CHSL में मैंने देखा है, CGL में भी कई बार पेपर में देखा है कि आपको दे देते हैं एक्सटीरियर एंगल, आपसे पूछ लेते हैं ये वाला एंगल। कई बार इतना डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे क्यों पूछ लेती है एसएससी, फिर कहते हैं कट ऑफ 150 कैसे चली गई। इतने आसान क्वेश्चन क्यों पूछते हो भाई? मुझे एक बात बताओ, आपको फिल्टर करना है अच्छे लड़के ना, बोलो क्लियर हुआ? ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। अगला कॉन्सेप्ट पढ़ लो, कहा गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। समझ में आ रहा है? ये ट्रायंगल में मैंने करवाया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच साइड मीट एट सेंटर ऑफ द सर्कल। यानी कि प्रत्येक भुजा का लंब समद्विभाजक, यानी लंब भी हो और समद्विभाजित भी करता हो, यानी बाइसेक्ट भी करता हो, प्रत्येक भुजा का लंब समद्विभाजक सेंटर पे मिलता है। आप कहेंगे ये ऐसा प्रॉपर्टी मैंने पहली बार पढ़ा या पढ़ा भी होगा, तो आपको ये नहीं पता कि कैसे होता है, तो वो जानेंगे कैसे होता है। देखो हमने क्या लेना है, मतलब हमें क्या लेना है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अच्छा मैं बताऊं, ये दिल्ली में आके ना कुछ जुबान मेरी गंदी हो गई। पहले मैं बहुत अच्छा था, हमने पता नहीं क्या क्या बोलने लगा। हालांकि गंदी नहीं, यहाँ का ऐसा ही टोन है, तो मैं थोड़ा सा देसी मुर्गी मराठी बोली वही वाली हाल हो गई है मेरी। देखो कहा गया ABCD क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इतना क्लियर हुआ? अब कहा गया हर साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है। आप एक बताओ, AB जो है इस वृत्त के लिए क्या है, कॉर्ड है। यानी कि AB इज व्हाट फॉर दिस सर्कल, आप कहेंगे AB इज अ कॉर्ड फॉर दिस सर्कल। बोलो क्लियर है? बिल्कुल। अगर हम इस पे लंब ड्रा करेंगे और इसको समद्विभाजित करने वाला लंब, तो आपने पढ़ा होगा किसी जीवा को अगर समद्विभाजित करने वाला लंब ड्रा करना है तो हम वो सेंटर से ड्रा होता है। यानी सेंटर से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी ये लंब भी होगा, ये समद्विभाजित भी करेगा। बोलो क्लियर है? आपने कहा बिल्कुल। ऐसे इस जीवा पे भी सेंटर से ही लंब पड़ेगा तो इसे समद्विभाजित करेगा, यानी कि ये भी लंब होगा और समद्विभाजित करेगा। ऐसे इस जीवा पे लंब जो होगा वो सेंटर से ही पड़ेगा और वो समद्विभाजित करेगा, यानी कि ये भी सेंटर से ही। और इस जीवा पे भी लंब जो पड़ेगा वो सेंटर से ही पड़ेगा और वो समद्विभाजित करेगा। आप कहेंगे कि यानी कि जो सारे लंब समद्विभाजक हैं वो कहाँ से होके जा रहे हैं, सेंटर से होके जा रहे हैं। तो वही कहा गया है कि जितने भी भुजाओं के लंब समद्विभाजक ड्रा करेंगे, चारों भुजाओं के जो लंब समद्विभाजक ड्रा होंगे वो क्या होंगे, सेंटर पे आके मिलेंगे। तो वही चीज़ उल्टे हम कहें कि अगर हम सेंटर से सब पे लंब ड्रा करें तो सबके लिए कोण समद्विभाजक होंगे। ये नॉर्मल सा सर्कल का कॉन्सेप्ट लगा। कौन सा कॉन्सेप्ट? कि अगर इफ वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर from the circle of a from the center of a circle from the center of a circle from the center of a circle center of a circle to a chord, then it will bisect that chord। यानी अगर हम किसी वृत्त पर केंद्र से लंब ड्रॉ कर अगर हम किसी वृत्त की किसी जीवा पर केंद्र से लंब ड्रॉ करें तो वो उसको समद्विभाजित करता है। ये कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, यानी यहां लिख लेना कॉन्सेप्ट यूज्ड। ऐसा नोट्स बनाओ कि किसी ने सोची ना होगी। आपका नोट्स लोग मांगने पे तरस जाए कि स्टार बैच वाला नोट्स दे दो हमें, ठीक है। कुछ दिन बाद देखना आपका स्टार बैच का ज्योमेट्री का नोट्स जाके किसी भी नोट्स से मिला लेना, किसी भी क्लास नोट्स मार्केट में 1000 रुपए का क्लास नोट्स केवल ज्योमेट्री का हो, जाके मिला लेना कि कैसा आपका नोट्स है। इसी वजह से मैं कहता हूँ बनाते रहो। बोलो क्लियर है? समझ आ गया कि प्रत्येक भुजा के जो लंब समद्विभाजक होते हैं वो कहाँ पे मिलते हैं, वृत्त के केंद्र पे, यानी ओ जो होगा वो सेंटर हो जाएगा इस सर्कल के लिए। बोलो क्लियर? बहुत सुंदर। लो देख लो अपनी सबसे कठिन थ्योरम, और इस कठिन थ्योरम की औकात क्या है ये भी जान लेते हैं। टॉलमी ने जब डिराइव किया होगा तो वो जितना कठिन इसे नहीं बता पाए होंगे, उससे ज़्यादा तो यहाँ मास्टर आपको कोर्स बेचने के लिए बता देते हैं कि टॉलमी जैसी थ्योरम्स को ऐसे 1 सेकंड में डिराइव करें। अरे टॉलमी ने पूरी जिंदगी लगा दी तब एक थ्योरम डिराइव कर पाए, तुम क्या बता रहे हो कि 1 सेकंड में डिराइव करें, ठीक है। तो टॉलमी बहुत
आसान थ्योरम बन जाती है, क्योंकि टॉल्मी ने डिराइव कर रखा है, तुमने नहीं डिराइव किया है, ठीक है। तो टॉल्मी की थ्योरम क्यों पढ़ाई जाती है वो भी देखेंगे, और टॉल्मी थ्योरम होती क्या है, कठिन क्या है, इसमें ये आप बताना जब ये टॉल्मी खत्म हो जाएगी, ठीक है। जैसे एमपीजी आपके लिए बहुत कठिन थी, मास पॉइंट ज्योमेट्री। कहा गया टॉल्मी थ्योरम कहती है कि अगर किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में पी और क्यू उसके डायगोनल्स की लंबाई हो, यानी पी और क्यू उसके विकर्णों की लंबाई हो, तो जो पी और क्यू का प्रोडक्ट होगा वो विपरीत भुजाओं के गुणनफल का योग होगा। नॉर्मल सी बात है। टॉल्मी ने कहा कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अगर हम ले लें, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब लल्ला चक्रीय चतुर्भुज। एक कोई लल्ला कह रहे थे कि आपका लल्ला कहना बेकार लगता है। अब बताओ मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा लल्ला कहना तुम्हें बेकार लग रहा है, मेरा नल्ला कहना तुम्हें बेकार लग रहा है, तो मैं क्या कहूँ तुम्हें, अंकल कहूँ, बेटा कहूँ, अच्छा थोड़ी लगेगा, तुम्हारी एज कहूँ यार मैं। देखो ABCD कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हमने कहा दो डायगोनल ड्रा कर लेते हैं। टॉल्मी ने कहा, हमने क्या कहा, टॉल्मी ने कहा कि दो डायगोनल अगर आप ड्रा कर लो, ये डायगोनल। डायगोनल क्या होता है, अपोजिट वर्टिसेस को मिलाने वाली रेखा जो होती है किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए। अगर अपोजिट क्वाड्रिलेटरल क्या किसी भी पॉलीगॉन के लिए अगर हम अपोजिट वर्टिसेस को मिलाएं तो जो रेखा मिलती है वो क्या हो जाती है, वो आपकी होती है डायगोनल। अब चाय भी पीनी पड़ रही है, देख रहा हूँ। अब बताओ यहाँ पे कौन कौन से डायगोनल है, AC और BD। AC एंड BD आर डायगोनल्स ऑफ दिस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। AC एंड BD आर डायगोनल्स ऑफ दिस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब एक बात बताओ, टॉल्मी जी ने क्या कहा, टॉल्मी चाचा ने कहा कि अगर इसके एक डायगोनल की लंबाई P हो, यानी AC को P कह दिया जाए, BD को Q कह दिया जाए, तो इन्होंने कहा कि जो प्रोडक्ट होगा विकर्णों का वो इनकी अपोजिट साइड के प्रोडक्ट के सम के बराबर होगा। मैं अगर साइड को ABCD फलाना ढिमका मान लो, चलो मान लेते हैं, ये साइड को A मान लो, ये साइड को B मान लो, ये साइड को C मान लो और ये साइड को D मान लो, तो आपसे कहा टॉल्मी चाचा ने कि जो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स होगा, यानी कि विकर्णों का गुणनफल होगा, यानी कि P इंटू Q जो होगा वो बराबर हो जाएगा अपोजिट साइड, यानी A की अपोजिट कौन सी है, जस्ट सामने C, यानी A इंटू C प्लस B इंटू D। इतनी सी टॉल्मी की थ्योरम है। अब इसमें पता नहीं क्या लोगों को परेशानी है, कहते कि भैया हमका बता दो कि बहुत कठिन थ्योरम हम पढ़ाने जा रहे हैं, बताओ इसमें क्या कठिन था। टॉल्मी ने सीधी सी बात में कहा, अब एक बात बताओ, आंख बंद करो, ये देखना बंद कर दो। टॉल्मी ने एक चीज कहा, ध्यान से दिमाग में सीधे उतार दूंगा। टॉल्मी चाचा ने कहा कि सुनो बेटा, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसके जो विकर्णों की विकर्ण मतलब डायगोनल, यानी कि डायगोनल का जो प्रोडक्ट होता है वो अपोजिट साइड के प्रोडक्ट के सम के बराबर होता है, यानी विकर्णों का योग विपरीत भुजाओं के गुणनफल के योग के बराबर होता है। इतना सा टॉल्मी ने कहा था। उनको क्या पता था कि SSC नाम की एक परीक्षा होगी और उसमें मेरा इतना हुआ उड़ाया जाएगा कि लड़के पता नहीं कितना कोर्स खरीद डालेंगे। तो PQ बराबर हो जाएगा AC इंटू BD, AC प्लस BD। अब आपका टॉल्मी का यूज कहाँ आता है, क्या करती है SSC या वेरियस एग्जाम्स क्या करते हैं कि वो चारों भुजाओं की लंबाई दे देते हैं और कहते हैं विकर्णों का गुणनफल बताओ। अब आप क्या काम करते हो, आपको दे दिया गया A बराबर 4, C बराबर 3, B बराबर 5, D बराबर मान लो 6 दे दिया गया। आपसे कहा गया कि विकर्णों का गुणनफल क्या होगा, आप फटाक करके मुझे बता दो विकर्णों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स क्या होगा। आप कहेंगे सीधे अपोजिट साइड लूंगा सर, 4 3 जा 12 और 6 5 जा 30, यानी आपका कितना आंसर आ जाएगा सर, 42 आपका उत्तर हो जाएगा। बोलो क्लियर है लला, 12 प्लस 30 करेंगे तो 42 उत्तर आ जाएगा। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन। टॉल्मी ने क्या बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स जो होता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स यानी विकर्णों का जो गुणनफल होता है वो अपोजिट साइड के गुणनफल के योग के बराबर होता है, यानी A इंटू C प्लस B इंटू D के बराबर होता है। इतना सा टॉल्मी की थ्योरम है। ये आप अपने नोटबुक में लिख लेना, टॉल्मी की थ्योरम, ऐसे फिगर बना लेना, ऐसे 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 कर लेना, आपका लिख लेना अच्छे से। जहाँ पे A हमने माना है AB को, B माना है, C माना है और D माना है, किसको किसको मैं लिखे दे रहा हूँ। A माना है AB को, B माना है BC को, C माना है CD को और D माना है DA को।
बस इतना सा आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ये लिख लीजिएगा, लिखो टॉलमी की थ्योरम, और ये क्वेश्चन भी लिख लेना उसके नीचे। कल मैंने नोट्स मांगा था तो कई लोगों ने नोट्स भेजा ग्रुप में। जिन्होंने स्टार बैच वाला ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है टेलीग्राम का, ज्वाइन कर लो। वहाँ पे जितने लोग ज्वाइन हैं उनसे मेरी एक बार रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट क्या कह सकते हो कि आदेश है, कि दोबारा ऐसी बकवास, मतलब जो बकवास करते रहते हो वो मैं देख रहा होता हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ 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 बकवास कोई भी ना करो, क्योंकि बकवास से मुझे आती है गुस्सा, और मैं कर दूंगा बाहर ग्रुप से। फिर मुंह बना के बार बार डीएम करोगे और डीएम का मैं रिप्लाई करूंगा नहीं। तो एक प्लीज़ क्या काम करो, बकवास बिल्कुल ना करो। और स्टार बैच जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया उनको मैं लिख दे रहा हूँ लिंक, एक बार आज ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वहाँ पे बस केवल अपने डाउट क्लास रिलेटेड या मैथमेटिक्स रिलेटेड पूछना। वहाँ पे ये नहीं लड़के हो तो लड़कियों के पीछे लग जाओ, ऐसा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगर स्टार बैच में हो तो सबसे डिसेंसी की उम्मीद है, जैसे कि बहुत सारे मेंबर्स काफ़ी डिसेंट हैं, वैसे ही आपको रहना है। अगर डिसेंट नहीं हो तो कोई ज़रूरत नहीं है, @स्टार बैच बाय रोहित सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, ठीक है। बोलो टॉलमी वाली थ्योरम क्लियर हुई? तो बोलो टॉलमी महाराज की जय, जय हिंद एक बार, ठीक है। टॉलमी क्लियर हो गई। चलो अगले कॉन्सेप्ट पे हम पहुंचे। टॉलमी ने क्या कहा था, समझ में आ गया। टॉलमी ने जो कहा था कि सम ऑफ अपोजिट साइड्स जो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट साइड्स जो होगा वो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स के बराबर होगा। अब अगर मैं मान लो कह दूं, एक क्वेश्चन इसी में बना दूं कि ये रोम्बस है, अब इसका एरिया निकाल दो। मान लो ये ABCD एक रोम्बस होता, अब इसकी एरिया निकालने को कह दिया जाता। आपने कहा प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स आ गया, उसका हाफ हो जाता है एरिया, यानी कि 21 हो जाता है एरिया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन में वही रहेगा, कभी इसी प्रोडक्ट टॉलमी की थ्योरम कभी रोम्बस पे लग जाएगी, कभी रेक्टेंगल पे लग जाएगी, कभी किसी पे लग जाएगी, कभी किसी पे लग जाएगी। बोलो क्लियर है? चलो बहुत सुंदर। एक बात और आपको बताऊं, बहुत सुंदर सी बात है, कि टॉलमी कहूं या लैग्रांजे इक्वेशन कहूं या मैक्लारिन्स थ्योरम कहूं, अब ये सब या मतलब कुछ भी थ्योरम कहूं मैं, वो नाम से बड़ी कठिन लगती है। जैसे मैंने लैग्रांजे, मैक्लारिन वगैरह वगैरह जब अपने प्योर मैथ में पढ़ता था, तो ऐसे नाम से कोई पूछे तो बड़ा कठिन सा लगता है कि कोई बड़ी बहुत बड़ी थ्योरम होगी, उसको करने में बड़ा आसान रहता है, ठीक है। जैसे ब्रह्मगुप्तास थ्योरम फॉर एरिया। अब कुछ लोग ब्रह्मगुप्ता थ्योरम पहली बार पढ़ के चौंक जाएंगे। मैं भी जब पहली बार पढ़ा कि ये ब्रह्मगुप्ता, मुझे थ्योरम पता थी लेकिन स्टेटमेंट नहीं याद रहता, किसी को नहीं याद रहता। तो आपको जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ना है। टॉलमी ने क्या कहा, किसकी थ्योरम है, डजेंट मैटर। आपको ये पता होना चाहिए कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए विकर्णों का जो गुणनफल होता है वो अपोजिट साइड्स के गुणनफल के योग के बराबर होता है। यानी फॉर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट साइड्स। बोलो क्लियर? अब ब्रह्मगुप्त अपने भारत के मैथमेटिशियन थे। ब्रह्मगुप्त सर काफ़ी मतलब रिनोन्ड हैं। तो ब्रह्मगुप्त जी ने क्या कहा, एरिया के लिए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के एरिया के लिए इन्होंने हीरोज फार्मूला को थप्पड़ मार के अपना फार्मूला दे दिया, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अगर हो, कोई भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, चारों, बस आपको एक एक टर्म एंड कंडीशन याद रखनी है कि ये ABCD के जो ऑल 4 वर्टिसेस वो एक सर्कल पे हो। हमसे कहा ब्रह्मगुप्त जी ने कि अगर एक भुजा A हो, एक भुजा B हो, एक भुजा C हो, एक भुजा D हो, तो जो इसके एरिया का फॉर्मूला होता है, यानी कि एरिया यानी क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, लिख लो ब्रह्मगुप्ता के थ्योरम एरिया के लिए, या एरिया के मतलब लिख लो चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल और लिख लो ब्रैकेट में ब्रह्मगुप्त की थ्योरम, ठीक है। तो इन्होंने कहा जो एरिया होगी यानी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD जो होगी वो बराबर हो जाएगी अंडर रूट में सेमी पेरीमीटर इंटू सेमी पेरीमीटर माइनस A, सेमी पेरीमीटर माइनस B, सेमी पेरीमीटर माइनस C, सेमी पेरीमीटर माइनस D। ये आपने क्वाड्रिलेटरल के एरिया में भी पढ़ा होगा, जहाँ पे सेमी पेरीमीटर S की वैल्यू होती है A प्लस B प्लस C प्लस D बाई 2, वेयर S बराबर A प्लस B प्लस C प्लस D बाई 2, वेयर S बराबर, जहाँ पे S बराबर है A प्लस B प्लस C प्लस D बाई 2। अब अगर मैं कह दूं कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसके लिए इस भुजा का मान 3 है, इस भुजा का मान 4 है, इस भुजा का मान 5 है, इस भुजा का मान 6 है। ये कोई मैं ऐसे चेक करके नहीं दे रहा हूँ, बस एक वैल्यू दे रहा हूँ आपको फॉर्मूला समझने के लिए कि फॉर्मूला अप्लाई कैसे होगा। तो आप कह देंगे कि इसका सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा 18/2, यानी 3 4 7 5 12 6 18/2, यानी S की वैल्यू हो जाएगी 9। अब S बराबर 9 हो गया तो एरिया हो जाएगा अंडर रूट में 9 इंटू 9 माइनस A यानी कि 6 इंटू 9 माइनस 4 यानी कि 5 इंटू 5 सही लिख लो, इंटू 9 माइनस 5 यानी कि 4 इंटू 9 माइनस 6 3 हो जाएगा।
9 तियाँ 27 तियाँ 81 यानी 9 बाहर आ जाएगा अंडर रूट में। यहाँ 2 गुणे 4 बचेगा यानी कि 2 गुणे 4 8 का 4 बाहर आ जाएगा यानी 18 हो जाएगा। यानी हमारा बाहर कितना गया, यहाँ पे 18 गया। 18 जाने पे यहाँ पे केवल 2 बचा है, ये ख़त्म ये ख़त्म, ठीक है, और ये ख़त्म, यानी कि 18√10 हो जाएगा। एरिया कितना हो जाएगा, 18√10 हो जाएगा। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है, 18√10 हो जाएगा। एक बार देख लेना, 9 × 9 - 3 6, 9 × 9 - 4 5, 9 × 9 मतलब 9 - 5 4 और 9 - 6 3। तो 4 × 12 पंचे 60 दूना 120 9 1080 नहीं कितना हो गया, 9 दूनी 18 पंचे 90 90 गुणे 20 1800, एकदम सही है 1800। हमने गलत किया है कहीं पे, एक बार देख लेते हैं। 9 छके 4, हाँ यही गलत कर रहे थे, मतलब 18√10 मैं गुणा ही गलत कर रहा था। तो अगर मैं बात करूँ ऐसे 9 चौको 36 पंचे 180 180 गुणे 18, तो ये हाँ बिल्कुल सही 18√10 हो जाएगा। बोलो क्लियर है, सबको क्लियर। ब्रह्मगुप्त के फार्मूला के नाम से ये फार्मूला ना पता रहा हो, लेकिन आपको ये फार्मूला पता जरूर रहा होगा। अगर नहीं पता था तो लिख लो, मतलब लिखना तब भी है, पता है तब भी, रिवीजन करते टाइम एक ऐसे फार्मूले जो आपको पता होते हैं ना वही मिस होते हैं। बोलो क्लियर। ये फार्मूला आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन नहीं पढ़ा तो ज़्यादा सुंदर है, क्योंकि नहीं पढ़ा तो समझाना आसान होता है खाली दिमाग को। अगर दिमाग में बाकी चीज़ें होती हैं तो समझाना बड़ा कठिन होता है। रेडियस ऑफ सर्कल लिख लो, यानी कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है वो किसी सर्कल में बनता है तो उस सर्कल की रेडियस क्या होती है, अगर निकालने का आ जाए। हालांकि आता नहीं है, फूटा अंडा क्यों बन गया, आता नहीं है, लेकिन आ सकता है, मेंस में पूछ सकता है, मेंस में पूछा भी है शायद। आपसे कहा गया एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, हमने कहा ठीक है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो मैं बना दे रहा हूँ एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये आपका ABCD कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यानी ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। मान लो ये O सेंटर है और यहाँ से O से कोई शीर्ष को मिलाएंगे तो हमारा रेडियस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा। तो अगर रेडियस R की वैल्यू फाइंड करनी है तो रेडियस बराबर होता है, फॉर्मूला पहले लिखेंगे, फॉर्मूला बाद में लिखेंगे, पहले भुजाओं को मान लो ABCD ABCD। तो आप लिख लो रेडियस बराबर होता है 1/4 ऑफ अंडर रूट में 1/4 ऑफ अंडर रूट में A का B में गुणा और C का D में गुणा, A का B में गुणा और C का D में गुणा, AB + CD। अपोजिट वाला नहीं, A का B में गुणा मतलब बगल बगल वाला, A का B में गुणा और C का D में गुणा, यानी अपोजिट। देखो ये जो कोण बन रहा है इसके अपोजिट वाला कोण, यानी ये कोण किन भुजाओं से बन रहा है, C और D से, ये वाला कोण किन भुजाओं से बन रहा है, A और B से। तो AB + CD लिख लो। कुकर की सीटी की आवाज़ आ रही है, यानी कि दीदी खाना बनाने लगी। AB + CD हो गया ब्रैकेट में। अब आपने ABCD कर लिया, तो अब आप एक काम कर लो, ABCD कर लिया, अब आप एक काम कर लो, A का C में गुणा कर लो, B का D में, यानी AC + BD ले लो, AC + BD ले लो, AC + BD ले लो, ठीक है। बोलो क्लियर है। और हमने A का B में गुणा किया, एक और C का D में, एक बार ये वाला कोण वाली भुजा ले ली, पहला वाला देखो AB और CD, ये वाला मतलब इन दोनों को गुणा, इन दोनों को गुणा। फिर हमने क्या किया, अपोजिट वाला ले लिया, AC + BD ले लिया। और तीसरा काम हमें करना होता है, A का D में गुणा, ये छोड़ा था, और B का C में गुणा, ये वाला ले लो, यानी इंटू AD + BC, इंटू AD + BC ले लो, AD + BC ले लो, और डिवाइड कर दो, किससे, डिवाइड कर दो एरिया से। एरिया का फॉर्मूला क्या था, S - A S - B S - C S - D। ये एरिया का पूरा फॉर्मूला नहीं, एरिया के फॉर्मूले में से S निकाल के उसी से डिवाइड कर दो, यानी आपका जो रेडियस आएगा, रेडियस का फॉर्मूला अगर मैं क्लियरली लिखूं तो आप कहेंगे R = हो जाएगा 1/4 ऑफ अंडर रूट में क्या, अंडर रूट में क्या, आप कहेंगे पहले जो अपोजिट एंगल बन रहे हैं उनका वो ले लो, आप कहेंगे AB + CD, ये एक अपोजिट एंगल ये वाला हो गया, देखो ये वाला अपोजिट एंगल, फिर दूसरा वाला अपोजिट एंगल AD + BC, और फिर आमने सामने की भुजाएं AC + BD, ठीक है। और बटे में S × S - A S - B S इंटू नहीं S - A S - B
एस माइनस सी एस माइनस डी। आपको क्या काम करना है, एरिया अगर आपको निकालना है तो एरिया के लिए आपको अपोजिट एंगल वाला भुजाएं लेनी पड़ेंगी। ये वाला भुजा का योग, फिर ये वाला भुजा का योग, और फिर अपोजिट वाला। तो ये ऊपर आ जाएगा और नीचे एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस डी आ जाएगा। यहाँ पे एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 2। ये सबको पता होगा। तो ये फॉर्मूला लिख लो कि एरिया अगर निकालने को दे दी जाए तो कैसे निकलेगी, और रेडियस निकालने को दे दी जाए तो कैसे निकलेगी। इसका कई बार आपके कॉन्सेप्ट में यूज पड़ेगा। जब आपका कोई कॉन्सेप्ट आएगा एग्जाम में, मतलब कोई नया क्वेश्चन आएगा, तो ये सब फॉर्मूले उसी में लगते हैं, ठीक है। या कई सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं जिनमें इन फॉर्मूलों को यूज करके हम उसे आसान कर सकते हैं। बोलो क्लियर है? चलो बहुत सुंदर। तो अगर मैं यहाँ से दे दूँ, चलो अब मैं इस पर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये फॉर्मूला आपने नोट कर लिया। 1/4 इसका होता है ए बी प्लस सी डी ए डी प्लस बी सी ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाई एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस डी, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन इस पे दे रहा हूँ ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लिखो, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ले लो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ले लो, एक ले लिया, ए बी सी डी। ए ये वाली भुजा है, बी ये वाली भुजा है, सी ये वाली भुजा है, डी ये वाली। तो आप अगर मैं कहूँ ए बराबर 4 है, बी बराबर 5 है, ए बराबर मान लो ले लो 5 है या 6 ले लो, ए बराबर 8 ले लो, बी बराबर 6 ले लो, सी बराबर 8 ले लो, डी बराबर 6 ले लो। आप कहेंगे बड़े चालाक को, बराबर ले लिया। हाँ, क्योंकि कुछ चेक करना है। आप अगर वैसे में पूछो तो ये क्या बन जा है, अगर ये सारे कोण 90-90 कर दूं तो ये आयत बन जाएगा। आयत बनेगा तो यानी कि इसका जो डायगोनल होगा वही वृत्त के लिए व्यास हो जाएगा। इसका डायगोनल कितना हो जाएगा, अगर ये 90 है, ये 8 है, ये 6 है, तो डायगोनल हो जाएगा 10। डायगोनल कितना हो जाएगा 10, और 10 का आधा ही त्रिज्या हो जाएगा यानी कि 5। अगर डायगोनल उसका व्यास है तो पूरा 10 है, व्यास यानी कि 10 है, यानी डायमीटर 10 है, तो रेडियस 5 हो जाएगी। अब इसको हम रेडियस वाले फॉर्मूला से निकालते हैं। रेडियस का फॉर्मूला क्या था लला, 1/4 लगता है अंडर रूट में। हमें अपोजिट एंगल्स यानी बी और डी का, तो बी को कौन सी भुजा बना रही है, ए और बी मिलके। बी कोण को कौन सी भुजा बना रही है, ए और बी मिलके, यानी 8 ए बी प्लस इधर कौन सी भुजा बना रही है, सी और डी मिलके, यानी ए बी प्लस सी डी। ऐसे ए को कौन सी भुजा बना रही है, ए डी प्लस इसको कौन सी भुजाएं बना रही है, बी और सी, तो बी सी। फिर अपोजिट वाली यानी ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाई एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। कैसे याद रखेंगे वो भी बता दिया, तो याद रखने का कोई ज़्यादा झमेला नहीं है। अपोजिट एंगल कौन कौन सी भुजाएं बना रही है उनका प्रोडक्ट ले लेके योग कर देना, फिर एक बार अपोजिट साइड्स का प्रोडक्ट लेके योग कर देना, और डिवाइडेड बाई वही एरिया में जो एस माइनस बी आता था वही वाला। चलो फॉर्मूले से निकालो। यहाँ पे मैंने लिख दिया 1/4 ऑफ अंडर रूट में ए बी प्लस सी डी, यानी ए बी प्लस सी डी यानी 48 प्लस 48 96, ए डी प्लस बी सी यानी 48 प्लस 48 96 ये भी, ए सी प्लस बी डी यानी कि 64 प्लस 36 100 बटे एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 8 16 और 12 28 का आधा 14, यानी एस बराबर 14 हो जाएगा। देखो 8 6 14 8 6 14, तो ये 14 माइनस यानी कि 6, 14 माइनस 6 यानी कि 10, 14 माइनस 8 यानी कि 6, और 14 माइनस 6 यानी कि, एक मिनट हमारा 10 कौन सा आया, 14 माइनस 8 6, 14 माइनस 6 8 हो जाएगा। यहाँ पे 8 लिख लो, और इंटू 6 इंटू 8 हो जाएगा। अब देखो 8 छके 48, 8 छके 48, 48 दूना 96, 48 दूना 96, यानी ये हो गया 1/4 ऑफ अंडर रूट में 2 दूनी 4 गुणे 100 यानी 400, 400 का वर्गमूल 20, यानी 1/4 ऑफ 20। कितना आया उत्तर 5, हमें पहले से पता था 5। आपने कहा फिर आयत में हम ये फॉर्मूला लगाएंगे ही क्यों, जरूरी नहीं ना लल्ला की आयत ही आए, वहाँ पे कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे देगा। हमें पता थोड़ी है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कैसा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, वो तो हमने कहा कि एक कोण 90 अंश हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, तो चारों कोण अपने आप 90 अंश हो जाएंगे। जरूरी है? नहीं जरूरी है। आपको मैंने बताया ये कोण 90, तो ये वाला कोण भी 90 हो जाए। अब ये 90 ये 90, तो अपने आप ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आयत बन जाएगा, क्योंकि ये
ये समांतर रेखाएं हो जाएंगी, क्योंकि देखो ये 90, ये 90, ठीक है। तो अगर दो कोण आप बगल बगल वाले 90 ले लो तो आयत बन जाएगा, सामने सामने के ले लो तो भी आयत बन जाएगा। लेकिन अब जरूरी थोड़ी है कि हर बार आयत ही आए, आपसे कुछ भी पूछ सकता है वो ना। बोलो क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ये फॉर्मूला? आपको जो एंगल बन रहा है यानी बी किस किस भुजा से बन रहा है, ए और बी से। ऐसे सी और डी से ये वाला एंगल बन रहा है तो ए बी प्लस सी डी हो जाएगा। ऐसे ए वाला ए और डी से बन रहा है तो ए डी, बी और सी से सी वाला बन रहा है तो बी सी। फिर ऐसे अपोजिट वाला ए सी प्लस बी डी और बट्टे में एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस डी। बोलो क्लियर है? ये फॉर्मूला क्लियर हुआ? चलो, कई बार वो क्या करेंगे, लेंथ ऑफ डायगोनल्स निकालने को बोल देंगे। अब अगर चारों साइड्स पता है लल्ला तो लेंथ ऑफ डायगोनल्स निकाल सकते हो आप कहेंगे कैसे? आप कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स निकाल सकता हूँ, लेकिन देखो अगर मैं कहूँ एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लेते हैं, आपने कहा ले लो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही तो लेना है। मैंने सोचा था आज की क्लास ये छोटी होगी, लेकिन कितनी बड़ी क्लास बनती जा रही है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट समझाने हैं। ये ए बी सी डी हो गया, ए बी सी डी हो गया, ठीक है। मैंने कहा लल्ला कि इस भुजा को ए ले लो, इस भुजा को बी ले लो, इस भुजा को सी ले लो, इस भुजा को डी ले लो, एक डायगोनल ये मान लो, एक डायगोनल ये मान लो, ठीक है। अगर इस डायगोनल को मैं कहूँ P है, इस डायगोनल को मैं कहूँ Q है, तो आपके P की लंबाई क्या हो जाएगी? ये फॉर्मूला लिख लो, P की लंबाई हो जाएगी अंडर रूट में, P की लंबाई हो जाएगी अंडर रूट में, पहले अपोजिट साइड ए सी प्लस बी डी लिख लो, जैसे मैंने याद किया उसी फॉर्मूले बता रहा हूँ। और फिर बी, हमारा कौन सा डायगोनल हमने पी लिया? बी और डी वाला, बी और डी को मिलाने वाला, तो बी और डी को छोड़ देना, यानी इन कोणों को छोड़ देना, तो बाकी कौन से कोण बचे? ए और सी। तो ए और सी में कौन कौन से कोण बचे? अरे देखो बी और डी वाला डायगोनल है ये, बी और डी शीर्ष मिलाने वाला, तो हमें कौन सा कोण बचा? ए और सी। और ए और सी कौन कौन से भुजाओं से बनते हैं? ए डी से ए बनता है यानी ए डी, प्लस ये वाला किससे बनता है? बी सी से यानी बी सी, और डिवाइडेड बाई जिन भुजाओं के डायगोनल लिए गए हैं, मतलब जिन शीर्षों को मिला के डायगोनल बना है, यानी ए बी, ए और बी को मिला के बी बन रहा है, और प्लस ये वाला कितना हो जाएगा? सी डी, ए बी प्लस सी डी। बोलो क्लियर है? ए बी प्लस सी डी। मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके लिख दे रहा हूँ, ए बी प्लस सी डी, ठीक है। अगर ऐसे डायगोनल क्यू की लंबाई पूछूं तो आपको क्या काम करना है? जो ये क्यू डायगोनल है यानी ये वाला डायगोनल, ये किन कोणों को मिला के बना है? ए और सी, तो इसको छोड़ देंगे, यानी बी और डी ले लो, तो बी है ए बी प्लस सी डी बनेगा, यानी बी और डी ए बी प्लस सी डी, और इनटू अपोजिट साइड ले लो ए सी प्लस बी डी, और डिवाइडेड बाई जिन शीर्षों को ये मिला रहे हैं यानी ए डी प्लस बी सी। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ए सी प्लस बी डी इंटू ए बी प्लस सी डी डिवाइडेड बाई ए डी प्लस बी सी। आपको पहले लेना होता है क्या? जिन शीर्षों को ये मिला रहे हैं उनको छोड़ देंगे, यानी कि बी और डी को छोड़ दिया था तो ए और सी ले लिया था, ए बनता है ए और डी मिला के, ये बनता है सी और बी मिला के, यानी ए डी प्लस बी सी हो गया। फिर आपको क्या लेना है? फिर अपोजिट लेना है, यानी ए सी प्लस बी डी दोनों में आ जाएगा, और फिर जिन शीर्षों वाला विकर्ण हमें खींचना है यानी कि ए बी और प्लस सी डी, ये नीचे चला जाएगा। बोलो क्लियर? अब अगर मैं कहूँ कि मैंने ये फॉर्मूला पढ़ लिया, हमने पी क्यू बराबर क्या पढ़ा था? पी क्यू बराबर पढ़ा था, यानी कि डायगोनल्स का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या पढ़ा था हमने? क्या पढ़ा था बताओ लल्ला? पी क्यू बराबर क्या पढ़ा था? आपने कहा कि पी क्यू बराबर हमने पढ़ा था, देखो पी इंटू क्यू, मैंने क्या कहा था? डायगोनल का प्रोडक्ट क्या होता है? अपोजिट साइड के प्रोडक्ट के बराबर होता है, यानी ए सी प्लस बी डी के बराबर होता है। अब अगर इन दोनों को गुणा करोगे तो आप देख सकते हो कि वही आएगा, तो गुणा करोगे पी इंटू क्यू, तो आप देखो यहाँ पे ए डी प्लस बी सी नीचे है, यहाँ ए डी प्लस बी सी ऊपर है, यहाँ पे ए बी प्लस सी डी नीचे है, यहाँ पे ए बी सी प्लस सी डी ऊपर है। अब बचा ए सी प्लस बी डी इंटू ए सी प्लस बी डी रूट के अंदर, यानी ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर, यानी कि बाहर आ जाएगा तो ए सी प्लस बी डी। तो सारे फॉर्मूले इंटरलिंक्ड हैं, तो ये यहाँ से भी निकाल सकते हो कि ये क्यों होता है ऐसा, तो आप जान जाएंगे कि पी क्यू बराबर ए सी प्लस बी डी होता है। बोलो क्लियर हो गया? बोलो क्लियर हो गया? बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। क्लियर हो गया ये फॉर्मूला? अभी कोई वैल्यू रख के आप चेक कर लेना कैसे डायगोनल निकलता है। जैसे मैं आयत के लिए चेक करवा दूँ, चेक करवाऊँ? चलो आयत के लिए चेक करवा दे रहा हूँ।
मैं चेक इस वजह से करवा देता हूँ कि आपके मन में डाउट ना रहे कि फार्मूला यूज कैसे करना है। कई बार आप चिल्लाने लगते हो कि आपने तो ये फार्मूला बता दिया था, आपने यूज करना नहीं बताया। इसी वजह से हर फार्मूले पे मैं वैल्यू रख के बता भी देता हूँ कि कैसे क्वेश्चन आएगा। मान लो इसकी लंबाई पूछी गई है, फिर से ले लो भुजा 8 और 6। अगर ये 8 है, ये 8 है, ये 6 है, आया था ये, ठीक है। अब इसका डायगोनल आपको पता है 10 आना चाहिए, ये वाला डायगोनल 10 आना चाहिए। कोई डायगोनल लोगे 10 ही आना चाहिए। डायगोनल की लंबाई कैसे निकलती है आपको पता है कि ये डायगोनल जिन शीर्षों को मिला के बनाया गया उनको छोड़ देंगे। पहले हमने छोड़ दिया तो हमने ये वाला बी जो कोण जो बन रहा है और डी जो कोण बन रहा है उनको छोड़ के, ए कोण किससे बन रहा है 8 और 6 से, तो 8 6 48 प्लस ये वाला किससे बन रहा है 8 और 6 से, तो 48 इंटू अपोजिट 64 प्लस 3600 डिवाइडेड बाई कौन सा जिनसे ये बन रहा है, यानी 8 6 48, 8 6 48 यानी 96। ये कट गया, ये कट गया, 100 का वर्गमूल 10 हो गया। तो आप चेक भी कर सकते हो। बोलो क्लियर है। डायगोनल की लंबाई अब निकल जाएगी। कैसे याद करना है, आपने कहा जो शीर्ष का डायगोनल खींचा गया है उसको छोड़ देंगे, बाकी दोनों बच्चे वो किन किन से बन रहे हैं, इससे बन रहा था 6 8 से, तो 6 8 48, ये फिर 6 8 48 यानी 48 48 96 जोड़ दिया, फिर अपोजिट वाला यानी 8 8 64 और 3600 ये हो गया, और डिवाइडेड बाई जिससे ये बन रहे थे यानी 8 6 48 8 6 48 ये डिवाइड कर दें। बोलो क्लियर। अगला बहुत सुंदर सा कॉन्सेप्ट एक और ले लो, सुंदर सा, एकदम सुंदर, ब्यूटीफुल। इसी वजह से मैंने कलरफुल भी यहाँ पे बना दिया पीडीएफ। ओके, फिगर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ ऑल साइड्स इज रेक्टेंगल एंड और पैरेललोग्राम। मतलब पैरेललोग्राम तो रेक्टेंगल होता ही है, तो आपको बताना है कि क्या बताना है। अच्छा बताओ, पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होता है या नहीं होता। पैरेललोग्राम जो होता है वो रेक्टेंगल होता है या नहीं होता, बताओ। पैरेललोग्राम जो होता है वो रेक्टेंगल होता है या नहीं, आपके लिए क्वेश्चन है। सारे लोग बता देंगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा। पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होता है या नहीं होता। मैंने देखूं प्रॉपर्टी पढ़ाई तो है, शायद किसी ने नोट्स भेजा था उसका मैंने प्रिंट ले लिया है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आमने सामने की भुजाएं समांतर, और क्या होता है डायगोनल बाइसेक्ट करें, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर होना जरूरी नहीं, यहाँ भी कोई जरूरी नहीं, बिल्कुल होता है। तो देखो कहा गया फिगर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ ऑल साइड्स इज रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम, यानी अगर हम सभी भुजाओं का क्या ड्रॉ कर दो, मध्य बिंदुओं को मिला दें किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, तो हमें जो मिलेगा क्वाड्रिलेटरल वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा आयत या समांतर चतुर्भुज। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ले लो, ये पता नहीं क्यों बार बार ऐसे हो जा रहा है। तो मोनेटाइजेशन जो ऑन है वो भी बंद करने वाला हूँ मैं, क्योंकि कुछ लोगों की उससे जल रही है कि वो क्यों आ रहा है। मतलब बच्चों की नहीं, कुछ लोग इधर उधर के जो खुराफाती लोग हैं, देखो। और वो इसी वजह से ऑन कर रहा था यार कि जब नहीं अर्न करता था तो एटलीस्ट जो रिसोर्सेज यहाँ लग रहे हैं टाइपिस्ट को देना पड़ता है, टाइप करवाता था। अब तो हालांकि खुद ही करता हूँ क्योंकि क्लासेस में ज़्यादा टाइप नहीं करना पड़ता, पीडीएफ भी क्वेश्चन भी खुद ही सेट करता हूँ। तो जो रिसोर्सेज लग रहे हैं वो यहीं से आ जाया करें, तो चल भी रहा था ठीक। हालांकि मैंने इससे कुछ भी नहीं लिया है, ठीक है। और लैपटॉप भी पहले से था, पेन टैब, हाँ पेन टैब लिया लेकिन वो पहले से पैसा लगा के। देखो मैंने कहा कि अगर इसके मध्य बिंदुओं को मिला दें, यहाँ ये मध्य बिंदु, यहाँ मध्य बिंदु, यहाँ मध्य बिंदु, यहाँ मध्य बिंदु, यानी पी। कई बार डायरेक्ट इससे प्रॉपर्टी पूछ लेते हैं कि अगर हम किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाएं तो जो हमारी आकृति बनेगी वो क्या बनेगी। तो आप ये कह देंगे कि जो पी क्यू आर एस बनेगा वो आयत या समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है। बस इतना सा याद रखना, बाकी तमाम चीज़ें जाननी जरूरी नहीं है इसमें कि पी क्यू आर एस की भुजा का अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन है, आगे चल के क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन में मैं करवा दूंगा, तो डोंट वरी फॉर दैट। आप ये लिख लो कि सभी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दें अगर, तो जो आकृति बनती है यानी कि बी ज्वाइन मिड पॉइंट्स ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो हमें जो मिलता है वो रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम मिलता है। बोलो क्लियर है। लिख लो जो ये पी क्यू आर एस होगा, यानी पी क्यू आर एस जो होगा वो रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम यानी आयत या समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है। लिख लिया, बहुत सुंदर है। अगला कॉन्सेप्ट पाए, ऐसे मैंने हेडिंग डाल रख के लिखा है, इफ टू डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट सम पॉइंट, यानी कि दो अगर डायगोनल एक दूसरे को कट करते हैं कहीं पे, यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल उसके डायगोनल्स कहीं पे कट करेंगे ही, तो कहा गया अगर कट करते हैं तो क्या प्रॉपर्टी है। तो वही नॉर्मल सी प्रॉपर्टी, अभी देखना कोई प्रॉपर्टी जो मैंने पढ़ा रखी है वही प्रॉपर्टी, बस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के नाम से आ जाएगी। कहा गया इसके दो डायगोनल होंगे एडी और बीसी, विपरीत शीर्षों को मिलाएंगे तो एक एडी मिल जाएगा, एक बीसी मिल जाएगा, एसी और एक बीडी मिल जाएगा। ये मान लो टी पे इंटरसेक्ट करते हैं। आपको पता है कि इस सर्कल के लिए एसी भी एक कॉर्ड है
और बी डी भी एक कॉर्ड है, यानी ए सी भी एक जीवा है और बी डी भी एक जीवा है। और अगर दो जीवाएँ किसी बिंदु टी पे मिलती हैं तो जो दोनों छुटकू पार्ट होते हैं, यानी डी बी के लिए डी टी इंटू टी बी, ये बराबर हो जाएगा ए टी इंटू टी सी के। ये वाली प्रॉपर्टी, ये आपको पता है कॉर्ड की प्रॉपर्टी होती है बेसिकली कि अगर किसी वृत्त की दो जीवाएं काटें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके छुटकू पार्ट का जो प्रोडक्ट होता है वो बराबर होता है, कांस्टेंट होता है। बोलो क्लियर है? दोनों का बराबर होता है, इसका दोनों जीवाओं का, यानी एक जीवा थी वी टी, यानी वन कॉर्ड वाज वी डी एंड अनदर वाज ए सी, एंड इफ दे इंटरसेक्ट एट टी देन वी कैन से दैट डी टी इंटू टी बी इज इक्वल टू ए टी इंटू टी सी होगा। बोलो क्लियर? तो नॉर्मल सी बात है, अगर डायगोनल कह के बोल दिया जाए तो कंफ्यूज ना होना, आप ये मान लेना। मान लो कि कह दिया जाए डायगोनल 3:1 के अनुपात में डिवाइड होता है, ये वाला डायगोनल अगर ये लंबाई मान लो ऐसा कहते 3:1 के रेशियो में डिवाइड होता है और इसकी लंबाई है 50, इसकी लंबाई है इसकी नहीं 50 न, हाँ 50 मान लो, इसकी लंबाई 150 है, तो आपको मान लो डी टी की लंबाई निकालनी है। आपने कह दिया कि दो डायगोनल हैं, एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को 3:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, एक डायगोनल 50 और 150 के अनुपात में नहीं 50 और 150 है, यानी कि ऐसा कह दिया जाए कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसके दो डायगोनल्स ए सी और बी डी हैं, यानी देयर इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज टू डायगोनल्स आर बी डी एंड ए सी। ए सी डिवाइड्स डायगोनल बी डी इन द रेशियो ऑफ 3:1। इफ सी टी इज इक्वल टू 50, टी ए इज इक्वल टू 150, तो आपको निकालने को दे दिया है कोई एक भुजा, तो आप कहेंगे डी टी यानी 3x मान लो इंटू टी बी यानी x बराबर हो जाएगा ये 50 गुणे 150, तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर बराबर 2500 यानी x बराबर 50। अब जो भी वैल्यू निकाले कह दिया डी टी अगर कहा जाएगा तो 3x यानी कि 150, ये वाला 150 ये वाला 50 हो जाएगा। बोलो क्लियर? मैंने आपको 1000 बार बताया है कि ये कॉन्सेप्ट जो भी पढ़ेंगे सर्कल से लेकर हर चीज़ का वो कहीं ना कहीं मैं यूज करता रहूँगा और उससे कुछ चीज़ें डेराइव होती रहती हैं। बोलो क्लियर है? तो ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन बजाएंगे, उसके बाद ये सारे कॉन्सेप्ट, इतने से कॉन्सेप्ट थे जो खत्म हो गए, हम क्वेश्चन को बजा लेते हैं जो CGL में, CGL प्री, CHSL में पूछे गए हैं कुछ क्वेश्चंस, और उसके बाद जब क्वेश्चन वाली सीरीज मतलब कल से स्टार्ट होगी तो उसमें हम क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा बजा लेंगे और थोड़ा टाइम लगेगा यार, थोड़ा सा टाइम दे दो मुझे भी, मैं ख़त्म कर दूंगा जब कहा 31 मार्च तक तो ख़त्म कर दूंगा। बोलो क्लियर? एक चीज़ मैंने आपसे और रिक्वेस्ट करी थी कि यार रोहित त्रिपाठी तुम्हारा टीचर नहीं है, ठीक है, तुम्हारा भाई है, तो भाई जैसे ट्रीट करोगे तो ज़्यादा सुंदर है, क्योंकि मुझे लगता है ना कि भाई को जो तुम रिस्पेक्ट देते हो वो रियल होती है, ठीक है। सर कह के किसी को रिस्पेक्ट देते हो तो एक बाउंडेशन में होती है, तो भाई समझ के रिस्पेक्ट दो, या भाई समझ के जो भी डाउट पूछना है, कुछ भी तुम्हारी समस्या है, भाई समझ के मुझसे कुछ भी पूछ लिया करो, तुम्हारी कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यार टीचर्स तो बहुत सारे यूट्यूब पे ऑलरेडी हैं, ठीक है। तो अगर तुम्हारा भाई तुमसे कुछ चीज़ें सिखा पा रहा है, पढ़ा भी नहीं रहा हूँ मैं, तुम्हें कुछ सिखा रहा हूँ जो तुम्हें आता है, बस तुम्हारे अंदर का हनुमान जिंदा कर रहा हूँ तुम में, तो बस आप इतना काम किया करो कि पूछ लिया करो, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चैनल बनाया भी इसी वजह से था कि जो लोग किसी वजह से डाउट्स नहीं पूछ पाते, अपनी परेशानियां नहीं बता पाते, वो परेशानियां सेम मेरे साथ नहीं है, जो अभी आप जिस परेशानियों के दौर से गुजर रहे हो वो सारी परेशानियां मेरे साथ, मेरे दोस्तों के साथ नहीं है, मैंने उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करी, उन्होंने मेरी, तो ऐसे अभी आदत पड़ गई। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लो, भाई है तुम्हारा, और जब तक चल रहा है तब तक, जब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो जाएगा तब तक तो मैं इधर ही हूँ ना। तो चलो अगला क्वेश्चन बजाना शुरू करो और बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, इस क्वेश्चन को बजाओ। कहा क्या गया है? कहा गया PQRS एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, CGL मेंस 2017 का प्रश्न, लेकिन डरना नहीं। कहा गया PQRS एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, PQRS एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ड्रॉ कर दो PQRS। ये PQRS है, ठीक है। तुम्हारे लिए ही मैंने सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें बतानी नहीं होती लेकिन मैं फिर भी तुमको बता देता हूँ हर चीज़, तुम ही लोगों के लिए मैंने ये कोर्स बेचा नहीं, यही स्टार बैच इतना रुपया ऑफर कर रहे थे कि शायद मैं, अगर थोड़ा सा ग्रीड होती मेरे अंदर तो मैं चला भी जाता यार। 9-10 लाख रुपए कम नहीं होते, 165 घंटे 170 घंटे जहाँ के देखना, कितने बड़े बड़े टीचर्स को इतना नहीं पे करते, पता नहीं क्यों मुझे पे कर रहे थे। और कई एजेंसीज थी जो बढ़ के, जो बड़ी नामी गिरामी में, लेकिन ना जाने के पीछे वजह थी कि पैसे इंपॉर्टेंट थे ही नहीं मेरी लाइफ में कभी इनिशियली ना। मैं मतलब जैसे तुम मिडिल क्लास से, लोअर मिडिल क्लास से हो, सेम मैं भी था, लेकिन मैंने कभी ऐसा कुछ सोचा नहीं कि पैसे के पीछे भागना है। मैं हमेशा से, मेरे पापा भी न पैसे के पीछे भागे, न मेरी माँ, न मेरी फैमिली में कोई,
और भगवान की दया से सब अच्छा हुआ। पैसे के पीछे हम नहीं भागे, हम बस एक चीज़ के पीछे भागे कि हमें भगवान की दया से बस हम किसी का बुरा ना करें अपनी लाइफ में, तो लाइफ सब कुछ अच्छा रहा। तो हमारे घर पे भगवान की दया से मतलब छोटी मोटी बीमारियां आती हैं, लेकिन ऐसी कोई बीमारी या सब तुम लोगों के आशीर्वाद से आती भी नहीं। मतलब सब कुछ बहुत अच्छा रहता है। थोड़ी बहुत परेशानियां हर किसी के लाइफ में आती है, हर किसी की फैमिली में आती हैं, तो उतनी परेशानियां रहती हैं। बाकी लाइफ बड़ी अच्छी है। जो चीज़ें मैंने सोची जब लाइफ में कि चाहिए, उससे पहले भगवान ने मुझे दे दी। तुम लोगों का आशीर्वाद ही रहा है ना। तो ऐसा कुछ नहीं रहा है कि मैंने अपने दम पे कुछ किया है। बस ये मानो कि तुम्हारी वजह से या तुम्हारे आशीर्वाद की वजह से जो मैं थोड़ा बहुत तुम्हारे लिए कर पाता हूँ, इसी वजह से मैं लाइफ में जो कुछ भी हूँ, जो कुछ भी करता हूँ ना, इसी वजह से करता हूँ। तो आप लोग भी कोशिश करो कि ज़्यादा पैसे के पीछे ना भागना। नौकरी लेनी ज़रूरी है। कुछ लोग कहेंगे नौकरी फिर क्यों ले ली, नौकरी लेनी ज़रूरी है, लेकिन मेहनत के दम पे, बेईमानी के दम पे नहीं। ठीक है, मतलब बेईमानी कुछ नहीं करना नौकरी में जाके। देखो कहा गया पी क्यू आर एस एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। पी आर और क्यू एस जो है, पी आर और क्यू एस, बीच बीच में थोड़ा बकवास हो जाता है, आई नो। पी क्यू और आर एस, पी आर और क्यू एस टी पे काटते हैं। एस पी आर जो एंगल दिया गया है वो 40 डिग्री दिया गया है। ये वाला एंगल 40 डिग्री दिया गया है। पी क्यू एस जो एंगल है, ये वाला एंगल 80 डिग्री दिया गया है। आपसे पूछा गया है पी एस आर की वैल्यू क्या होगी। पी एस आर की वैल्यू आपसे पूछी गई, पी एस आर पूरे एंगल की वैल्यू पूछी गई। आप एक बात बताओ मुझे लाल, कि अगर कॉर्ड एस आर द्वारा परिधि पे बना कोण पूछूं तो आप कहेंगे कॉर्ड एस आर द्वारा ये वाला कोण बन रहा है 40 अंश है, तो इधर भी कॉर्ड एस आर द्वारा ये कोण बन रहा है, तो वो भी बराबर होगा। क्योंकि आपको पता है किसी वृत्त की एक ही जीवा द्वारा वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं पे बने कोण बराबर होते हैं, यानी ये 40 हो गया तो इधर भी 40। अब एंगल क्यू पूरा कितना हो गया, 80 40 120 का हो गया। अब आपका एंगल क्यू पता हो गया 120, तो आपको पता है अभी हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो अगर ये 120 आ गया तो ये कितना हो जाएगा लल्ला, 60 डिग्री हो जाएगा। बोलो क्लियर है सबको। सीजीएल मेंस का प्रश्न था, कुछ दम था। सीजीएल 17 जो जिसके नाम पे तमाम कोर्स बेच लिए, तो सीजीएल 17 वाज टफेस्ट एग्जाम इन द हिस्ट्री ऑफ एसएससी सीजीएल, और उसका प्रश्न आपने 2 सेकंड में बुझा दिया। यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ कि किसी कॉर्ड द्वारा वृत्त के किसी दो बिंदु पे कोण बने तो वो बराबर होता है, यानी कि द कॉर्ड सबटेंडेड बाय द एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल, वो कहीं किसी दो बिंदु पे बने, केंद्र पे बने तो 2 गुना, अदरवाइज परिधि पे बन रहा है तो बराबर होगा। बोलो क्लियर है। पहले इसका फिगर बनाते, ये वाला फिगर बनाना मेरे लिए लाइफ में सबसे मुश्किल काम है। ठीक है, पहले मैं एक फिगर बनाता हूँ, पहले ट्रायंगल बना लेता हूँ, बाकी काम बाद में होंगे। ठीक है, इसको यहाँ मिला देते हैं और यहाँ से एक लाइन ऐसे जाते हुए ड्रॉ कर देते हैं, जो कि यहाँ कहीं पे जाके मिल जाती है। एक मिनट, थोड़ा तिरछा ड्रॉ करते हैं। हाँ, ये अब सुंदर सा बन गया और ये मिल जाता है। हाँ, अब सुंदर बना है। अब एक वृत्त ड्रॉ कर लो जो सारे शीर्षों से होके जाता है, ये बात। ठीक है, अब ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया गया, ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया गया। कहा गया ए बी और सी डी को अगर हम बढ़ाते हैं तो वो कहाँ पे मिलते हैं, ए बी और डी सी को बढ़ाने पे ओ पे मिलते हैं, ये ओ पे मिलते हैं। कहा गया ए डी और बी सी को बढ़ाते हैं लल्ला तो कहाँ पे मिलते हैं, ये पी पे मिलते हैं। ठीक है, अब आपको कौन कौन से कोण दिए गए, आपको दिया गया कि जो कोण ए बी सी है वो 74 अंश का, यानी ये वाला कोण 74 अंश का है। बोलो क्लियर हुआ। आपसे कहा गया एंगल ए 62 अंश का है, यानी ये वाला कोण कितना दिया गया लल्ला, 62 अंश का। बोलो क्लियर है। अब एक बात बताओ मुझे, अगर ये 74 है, हाँ, अब आपसे कहा गया पी और ओ के बीच का डिफरेंस बताना है। बहुत सुंदर सा काम बन गया लल्ला। देखो ये 74 है तो ये वाला 180 माइनस 74, क्योंकि ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी उनका योग 180 अंश होता है। तो ये 74 तो ये 106 हो गया, ये 106, ये 62, तो ये कितना हो जाएगा 168, यानी कि ये हो जाएगा 180 माइनस 168, यानी कि 12 डिग्री, ये हो गया 12 डिग्री। बोलो क्लियर है। अगर मैं ट्रायंगल ए बी पी में बात करूं, एक कोण 74 एक कोण 62, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 74 62 कितना हो जाएगा, 4 2 6 7 6 13 136, तो यानी ये हो जाएगा 44। अब आपसे पूछा गया कि एंगल पी और ओ का डिफरेंस कितना होगा, आपने कहा ये 44 है, ये 12 है, डिफरेंस हो जाएगा 44 माइनस 12 32। ये CHSL एग्जाम का प्रश्न है। हमें कहा ये 74 तो ये 106 हो गया। अब हमें ट्रायंगल ओ ए डी में आना था, ये 62 ये 106, तो ये वाला 180 माइनस 62 प्लस 106 यानी 12। ऐसे अगर ये 74 है
तो ये 106 हो गया। अच्छा हाँ, ये 74 है, ये 62 है, तो ये 44 हो गया। 44 और 12 का डिफरेंस पूछा गया था, 32 टक करके बचा दिया। अगला प्रश्न बचा दो। कहा गया एक सर्कल है सेंटर ओ के साथ ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ये। अच्छा, जब मैं साइक्लिक अभी वो जब क्वेश्चन कराना शुरू करूंगा तो उसमें सारे क्वेश्चन बजाऊंगा, सारे रोम्बस से लेके सारे, तो डोंट वरी, सब क्वेश्चन करेंगे। कहा गया ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है एक ऐसे वृत्त में जिसमें AB व्यास है, यानी उसकी जो भुजा AB है वो वृत्त का व्यास है। ये मान लो AB है, व्यास पहले ड्रा कर लिया। फिर ये CD है, ये C है, ये D है। ये देखो, कहा गया AD और BC को बढ़ाने पे E पे मिलते हैं, AD और BC को बढ़ाने पे E पे मिलते हैं। ठीक है, ये बुढ़ऊ सा लग रहा है। A बराबर B है, A बराबर B है, यानी कि जितनी इस भुजा की लंबाई है उतनी इस भुजा की लंबाई, यानी इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। यानी ये थीटा है, इफ दिस एंगल इज थीटा तो दिस एंगल आल्सो विल बी थीटा, क्योंकि किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, यदि कोण CED जो है, CED यानी ये वाला एंगल कितना है, 70 अंश, ये 70 अंश, तो आपसे COD की वैल्यू पूछेगी, यानी अगर ये O हो तो ये वाला एंगल पूछा गया। बस नॉर्मल सी बात है। ये तो जीवा वृत्त अगर आपने पढ़ा होगा तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। आपने कहा अगर ये थीटा है, ये थीटा है, आपको पता है एक कोण 70, दो कोण थीटा है, थीटा यानी थीटा की वैल्यू 55 हो जाएगी, यानी ये वाला कोण भी 55 हो जाएगा और ये वाला कोण भी 55 हो जाएगा। बोलो क्लियर है, यानी ये भी 55 और ये भी 55। अब आपको पता है ये 55, ये त्रिज्या, तो इस त्रिज्या के सामने का कोण 55, तो इस त्रिज्या के सामने का भी कोण 55, यानी 55 55 110, यानी ये भी 70। ऐसे ये 55 तो ये वाला कोण भी 55, क्योंकि ये भी त्रिज्या, तो इस त्रिज्या के सामने का कोण 55, तो इस त्रिज्या के सामने का भी कोण 55, यानी ये 55, तो ये कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे ये कोण 70 है, ये कोण 70, दोनों मिलकर 140, यानी एंगल DOC कितना हो जाएगा, एंगल DOC बराबर हो जाएगा 180 माइनस 140, यानी कि 70 डिग्री। समझ आया क्या किया हमने क्या किया, हमने कहा ये कोण 70 है, आपको दिया गया था AE भुजा जो है त्रिभुज AEB में AE बराबर है BE के, तो अगर ये 70 हो गया तो बाकी दोनों 55 55 हो जाएंगे। बोलो क्लियर। अब आपसे निकालने को कहा गया था DOC। आपने कहा एक बात बताओ, मैंने त्रिज्या यहाँ से मतलब ये DOC जो कोण निकालना था वो हमने ड्रा कर दिया। आपको पता है ये भी त्रिज्या, दोनों के सामने के कोण बराबर, तो अगर ये कोण 55 तो ये वाला कोण 55। ऐसे ये त्रिज्या दोनों के सामने के कोण बराबर, यानी ये 55 तो ये 55, ये 55 दोनों 110 तो 170 हो गया। ऐसे ये 55 110 तो ये 70, ये 70 दोनों 140, ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 140, यानी कि 40 डिग्री। ये 70 किसने लिखा, मैंने तो नहीं लिखा। बोलो क्लियर। बहुत सुंदर सा प्रश्न है, CHSL एग्जाम में पूछा गया, आपने बजा दिया धाए करके। अगला कॉन्सेप्ट लिख लो, ये कॉन्सेप्ट आप SSC के एग्जाम में बहुत ट्रेंड कर रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिख लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लिया जाएगा, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लिया जाए। मान लो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमें नहीं पता कैसा है, बस मैं बना आयत की तरह रहा हूँ, है नहीं आयत, मैं ना आयत की कोई प्रॉपर्टी यूज करूँगा, बस ये ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। कहा गया अगर इसका एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करे, कहा गया कि मान लो कोई एक डायगोनल यानी AC बाइसेक्ट्स BD अगर हो जाए, यानी एक डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट करता है, O पे काट रहे हैं, ये बाइसेक्ट हो रहा है। अब देखो एक चीज बताओ मुझे, एंगल DOC और ट्रायंगल DOC को देखो, ट्रायंगल AOB को देखो, तो ये कोण इस कोण के बराबर है नहीं है, आपने कहा बिल्कुल बराबर है। अगर जीवा AD द्वारा यहाँ पे बना कोण थीटा है तो AD द्वारा यहाँ पे भी बना कोण थीटा है। आपने कहा दो कोण बराबर हो गए तो ट्रायंगल DOC और ट्रायंगल AOB सिमिलर हो गए, यानी हम कह सकते हैं ट्रायंगल DOC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल AOB में। D किसके बराबर है, DA के बराबर है, O के बराबर है, AOB के सिमिलर हो गया, DOC AOB के सिमिलर हो गया। अगर ये सिमिलर हो गए तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि DC बटे AB बराबर हम कह सकते हैं OB बटे OC बटे OB, पहली प्रॉपर्टी यूज कर लो। ऐसे बाकी दोनों ट्रायंगल्स में अगर मैं आऊँ, यानी ये वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल में, तो देखो ये कोण इस कोण के बराबर, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर,
तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल AOD जो होगा वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल BOC के, हो जाएगा। AOD जो होगा वो BOC के सिमिलर हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं OD बटे OC यहाँ से कितना हो जाएगा, OD बटे OC कितना हो जाएगा, OD बटे OC हो जाएगा AC बटे OD बटे OC बराबर हो जाएगा AD बटे BC, AD बटे BC हो जाएगा। अब देखो, यानी हम यहाँ से कह सकते हैं भैया कि यहाँ पे हमने OC बटे OB निकाला था, यहाँ से OC बटे OB निकाल सकते हो। हाँ एक मिनट, OD बटे ये कितना हो गया, OD बटे OC। हाँ अब देखो एक चीज़ बताओ, यहाँ से हमें पता है OD बराबर OB है। यहाँ देखो बाइसेक्ट हो रहा है तो OD बराबर OB है, OD बराबर OB। अब देखो हम OD की जगह पे OB लिख सकते हैं, यहाँ पे OD की जगह पे OB लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हो OD की जगह पे OB, यानी हमने लिख लिया OB बटे BC, OB बटे OC बराबर AD बटे BC। हम दो सिमिलर ट्रायंगल्स में बात कर रहे हैं। या हम यहाँ से कहें कि अगर हम OB बटे OC निकाल रहे हैं AD बटे BC, तो हम इसको पलट के OC बटे OB बराबर कह सकते हैं, OC बटे OB BC बटे AD के बराबर होगा, BC बटे AD के बराबर होगा। हमने कहा कि ट्रायंगल DOC सिमिलर हो गया AOB के, AOD सिमिलर हो गया BOC के। हमने यहाँ से निकाला OC बटे OB, हमें पता है OD बटे OB, तो हम OC बटे OB की वैल्यू इस ट्रायंगल में निकालेंगे। तो यहाँ से OC बटे OB बराबर हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल की साइड्स के फॉर्म में। अगर हम यहाँ से OD बटे क्या निकालने जाएं, OD बटे OC निकालने जाएं, तो ट्रायंगल की एक साइड यहाँ क्वाड्रिलेटरल की एक साइड AD है, यहाँ पे BC है, तो AD बटे BC हो जाएगा। OD की जगह पे हमने OB पुट कर लिया, तो यानी OB बटे OC यहाँ से AD बटे BC हो जाएगा। यानी हमने कहा कि OC बटे OB, यानी पलट दिया इसको, तो OC बटे OB बराबर BC बटे AD हो जाएगा। अब इसको इक्वेशन सेकंड अगर हम बनाएं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आपको क्या दिख रहा है कि ये भी OC बटे OB की वैल्यू है, ये भी OC बटे OB की वैल्यू है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं OC बटे OB की दोनों वैल्यूज बराबर होंगी। यानी आप कह सकते हैं BC बटे AD बराबर हो जाएगा DC बटे AB के, हो जाएगा। अब अगर ये बराबर हो गया तो आप कह सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, यानी AB इंटू BC बराबर AD इंटू DC। ये रूल आपका निकल के आ जाएगा, AB इंटू BC बराबर AD इंटू DC। और ये रूल SSC ने इतनी बार पूछा कि आपकी हालत खराब हो जाए। यानी AB इंटू BC कब, हमने कहा कि जो BD डायगोनल था वो बाइसेक्ट हो रहा था, तो आपने बस कह दिया कि अगर ये बाइसेक्ट हो रहा है तो एक बराबर पार्ट इधर आ रहा है, एक बराबर पार्ट इधर आ रहा है, तो AB और BC का जो प्रोडक्ट होगा वही इन दोनों भुजाओं का प्रोडक्ट हो जाएगा। आपने क्या कह दिया कि अगर देखो हमारा कौन सा डायगोनल बाइसेक्ट हो रहा था, BD के दो बराबर पार्ट, एक पार्ट इस ट्रायंगल में आ रहा था, एक पार्ट इस साइड में आ रहा था। तो इस ट्रायंगल में जिस ट्रायंगल में इक्वल पार्ट आ रहा है उसकी दोनों भुजाओं को गुणनफल यानी ये वाला, और इसकी दोनों भुजाओं को गुणनफल ये वाला, दोनों बराबर होंगे। यानी आपने कह दिया AB इंटू BC बराबर AD इंटू DC। हमने सिमिलरिटी लगा दी आमने सामने के ट्रायंगल्स में। उसके बाद हमने निकाल लिया OC बटे OB इससे, OC बटे OB इससे निकाल लिया। दोनों OC बटे OB की वैल्यू बराबर है, मतलब दोनों OC बटे OB के बराबर है, दोनों को बराबर कर दिया। तो यहाँ से आ गया AB इंटू BC बराबर AD इंटू DC। यानी कि हमारा इन भुजाओं को गुणनफल, यानी हम यहाँ से रिजल्ट पे अगर सीधे पहुंचे, सबको समझ में आ गया। यानी हम यहाँ से अगर सीधे रिजल्ट पे पहुंचे, तो अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, अब ये रूल SSC में दबा के पूछा गया है, तो ये रूल पढ़ना बहुत जरूरी है। ABCD है, अगर ये मान लो डायगोनल है, दोनों डायगोनल ड्रा किए गए हैं, अगर एक डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, ये बाइसेक्ट हो रहा है, तो बाइसेक्ट होने वाला एक पार्ट इसमें आ रहा है ABC ट्रायंगल में, तो इसकी दोनों भुजाओं को गुणनफल यानी AB गुणे BC बराबर जो बाकी बची भुजाएं यानी इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा, यानी कि इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर यानी AD इंटू DC के बराबर होगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए। आपको बस ट्रिक याद रखनी है क्या, कि जो बराबर पार्ट है एक इस ट्रायंगल में आ रहा है तो इसकी दोनों भुजाएं, एक इस ट्रायंगल में आ रहा है तो इसकी दोनों भुजाएं लेंगे, ठीक है, कर्ण को छोड़ के, जो कॉमन भुजा है उसको छोड़ के। बोलो क्लियर। अब इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन जो SSC में पूछा गया मैं दिखा दे रहा हूँ, हालांकि CGL CHS सब में दबा के पूछा गया ये प्रश्न, तो दाग दो ये क्वेश्चन, क्या ही दिक्कत है इसमें। कहा कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, कहा कि AC बाइसेक्ट करता है BD को, बस आपको सीधे पता चल गया वही वाला रूल लगेगा। एक डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है ABCD,
हमें सीधे ड्रा कर देना है ए बी सी डी। कौन बाइसेक्ट हो रहा है? बाइसेक्ट हो रहा है बी डी बाइसेक्ट हो रहा है, बी डी बाइसेक्ट हो रहा है ए सी से, यानी एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। बस अगर ये पार्ट हो गया तो आपने कहा कि एक पार्ट इस ट्राइंगल में आ रहा है, यानी ए बी इंटू बी सी बराबर हो जाएगा जो दूसरा वाला है ए डी इंटू डी सी, ए बी इंटू बी सी। अब ए बी की वैल्यू दी गई 16.5 गुणे बी सी कितना है x इज इक्वल टू ए डी कितना है, ए डी आपका दिया गया 19.8 इंटू डी सी की वैल्यू कितनी दी गई है, डी सी 11 दिया गया। 11 से अगर 16.5 को काटोगे तो 1.5 आएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 19.8 बटे, इसको क्या लिख सकते हैं 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा, यानी ये लिखा है 6.6 इंटू 2, यानी 6.6 इंटू 2 13.2 हो जाए, यानी आपका उत्तर 13.2 हो जाए। बोलो क्लियर है? सीजीएल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, इसे दबा के सीएचएसएल सीजीएल सब में पूछा गया, सीजीएल मेंस में भी पूछा गया। तो आपको बस इतना याद रखना है कि ए बी इंटू बी सी, यानी जो इक्वल पार्ट इस ट्राइंगल में आ रहा है जिस ट्राइंगल में, और दूसरा वाला इक्वल पार्ट जिस ट्राइंगल में आ रहा है, उनकी दोनों भुजाओं का कॉमन छोड़ के दोनों भुजाओं का जो गुणनफल होगा वो बराबर हो। बोलो क्लियर है सबको लला? बहुत सुंदर। तो ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया और ये क्वेश्चन भी आया, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न बजा दो, सीजीएल मेंस एग्जाम का है, डरने की कोई बात नहीं, बजाओ। कहा कि एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। एबीसीडी एक साइक्लिक, डरना बिल्कुल नहीं है, आपको सारे क्वेश्चंस को आराम आराम से करना है। एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये दोनों एक दूसरे को ई पे काटते हैं, ई पे काटते हैं। हमसे कहा गया एंगल बी ई सी की जो वैल्यू दी गई है, यानी ई यहाँ पे कहीं पे लिख लो, ई यहाँ पे ई मान लो। कहा गया बी ई सी की जो वैल्यू है वो 128 डिग्री, यानी ये 128 डिग्री, ठीक है। कहा गया ई सी डी जो है, यानी ये वाला कोण, ये वाला है 25 डिग्री का, ठीक है। आपसे कहा गया व्हाट इज द मेजर ऑफ बी ए सी, 25 सही से लिख लो नहीं तो आपके कन्फ्यूजन होगी, 25। अब आपसे पूछा गया कौन सा, बी ए सी की वैल्यू क्या होगी, बी ए सी की वैल्यू क्या होगी। एक बात बताओ, अगर मैं कहूँ ये वाला कोण 25 है, ए डी जीवा द्वारा यहाँ पे बना कोण, तो यहाँ पे बना कोण भी 25 हो जाएगा। आपको पता है कि जो ये वाला कोण है वो ट्रायंगल ए ई बी के लिए बाह्य कोण है, बाह्य कोण सुदूर स्थित दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, यानी 25 प्लस समथिंग बराबर 128, तो ये कितना हो जाएगा 128 माइनस 25 यानी 103 डिग्री। आपको निकालना कौन सा कोण था, बी ए सी, आपका निकल के कितना आ गया 103 डिग्री। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या यूज हुआ, किसी वृत्त के किसी जीवा द्वारा केंद्र परिधि पे जो बना कोण होता है वो दूसरे बिंदु पे भी बने कोण के बराबर होता है, यानी 25 ये है 25 ये हो जाएगा। आपने कहा एक्सटीरियर एंगल है, यानी कि अगर ये x होता है तो 25 प्लस x के बराबर होता है, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स के बराबर होता है, तो 128 बराबर x प्लस 25 यानी x बराबर 103। बोलो क्लियर है? मेंस एग्जाम का प्रश्न था, 10 सेकंड का प्रश्न था। अगला प्रश्न ले लो, ये भी मेंस एग्जाम 19 का। मेंस में 2 प्रश्न इस बार पूछे गए थे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से, दोनों प्रश्न मैंने उठा लिए कि आपके अंदर का डर खत्म हो जाए, ठीक है लाला। चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी एक ऐसा है, एबीसीडी आपको एक ऐसा क्या हो रहा है बार बार, एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज ऐसा है, एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज ऐसा है जिसमें ए बी बराबर बी सी है, ए बी बराबर बी सी है, और ए डी बराबर डी सी है, ए डी बराबर डी सी है, ठीक है। अगर ए सी और बी डी एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ए सी और बी डी एक दूसरे को ओ पे प्रतिच्छेद करते हैं, यानी ये ओ बिंदु है, ठीक है। कहा गया सी ए डी, अगर सी ए डी यानी ये वाला कोण अगर 46 है, ये वाला एंगल आपको दिया गया 46, तो आपसे पूछा गया कि ए ओ बी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अगर ये 46 है लल्ला, तो ये वाला भी 46 हो जाएगा। बोलो क्लियर है? आप एक बात बताओ, ट्रायंगल ए डी सी में देखो, इस भुजा के सामने का कोण 46 है, तो इस भुजा के सामने का कोण भी 46 हो जाएगा, दोनों मिलके 92, यानी ये पूरा कितना हो जाएगा 88। अगर ये 88 तो इसको 92 होना पड़ेगा, क्योंकि आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है 180, यानी ये 92 होगा, तो ये भी 46 हो जाएगा। आपको पता है कि ये 46 है, यानी ये पूरा 92 हो गया, बाकी दोनों भुजाएं बराबर है, तो बाकी दोनों कोण कितने हो जाएंगे 44 के हो जाएंगे। देखो 92, तो देखो एक कोण 92 हो गया, ये पूरा कोण 92। ट्रायंगल ए बी सी को देखो, ट्रायंगल बी ए बी सी को देखो, आपने क्या कहा, आपने कहा अगर ये 46 ये 46 92, इसके दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो बाकी दोनों कोण का योग कितना हो जाएगा 88, और दोनों कोण बराबर हो जाएंगे, क्योंकि भुजा समान भुजाओं के सामने के कोण है, यानी कि ये भी 44 हो जाएगा, ये भी 44। अब आपको निकालना क्या था, ए ओ बी की वैल्यू।
ए ओ बी ट्राइंगल में अगर हमारे एक कोण 44 है एक कोण 46, तो दो मिलके 90, तो एक कोण अपना आप कितने का हो जाएगा 180 माइनस 90 का, यानी कि 90 डिग्री का। 90 डिग्री का ए ओ बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री हो जाएगी। ए ओ बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री हो जाएगी। बोलो क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? बस काम खत्म हो गया। जब क्लियर है तो सबको समझ आ गया होगा। ए ओ बी की वैल्यू पूछी गई थी, ए ओ बी की वैल्यू आपकी 90 डिग्री है। बोलो क्लियर? बहुत सुंदर। तो आई थिंक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जितना कुछ करना था वो मैंने करवा दिया है आपको। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में इसके बाद चीज़ कुछ बचती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट एंड होता है। ज्योमेट्री में जितने कॉन्सेप्ट थे मैंने सारे कवर किए हैं, 99.99999999% कवर किए हैं। हो सकता है एक आध कॉन्सेप्ट कहीं रह गया हो, तो वो क्वेश्चन जो अभी आएंगे उसमें कवर करेंगे। क्वेश्चन कवर होने के बाद आपका ज्योमेट्री 110% आप एसएससी के लिए किसी भी एग्जाम के लिए रेडी हो जाओगे। एसएससी सीजीएल मेंस हो चाहे वो कैट हो, ठीक है, आप रेडी रहोगे। कॉन्सेप्ट आपने सारे पढ़े होंगे। अब आपको प्रैक्टिस करने के ऊपर है। प्रैक्टिस आप कितना करते हो, प्रीवियस ईयर पेपर को कितना सॉल्व करते हो। मैं रिसेंट ईयर के एग्जाम्स के सारे पेपर्स कवर करता चल रहा हूँ, टॉपिक वाइज कवर करता चल रहा हूँ। कल हमारी क्लास होगी जो वो सीजीएल सीएचएसएल के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं मतलब इससे क्वाड्रिलेटरल टॉपिक से सीजीएल 2020, सीएचएसएल 2020 और सीजीएल मेंस में जितने भी प्रश्न पूछे गए वो सारे क्वेश्चन करेंगे। और कुछ अच्छे प्रश्न जो अभी सीजीएल मेंस में सीजीएल प्री में पीछे सालों में पूछे गए वो भी करेंगे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल पर नए होना सब्सक्राइब कर लेना और स्टार बैच की क्लासेज ना भूलना। स्टार बैच की जो क्लास होती है अपनी कितने बजे चलती है लला? 8 बजे चलती है। सबको एक बार फिर से जय हिंद, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।